तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं तू या मैं। फिल्म की शुरुआत होती है मारुति से, जो पेशे से एक रैपर है। वहीं दूसरी तरफ है मिस वैनिटी यानी अवनी, एक फेमस कंटेंट क्रिएटर जिसके पास करीब 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आज मारुति और अवनी के बीच एक कोलैब होने वाला है, लेकिन हर कोई हैरान है क्योंकि मारुति के पास सिर्फ 20,000 फॉलोअर्स हैं, जबकि अवनी सोशल मीडिया की टॉप क्रिएटर्स में से एक है। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े फॉलोअर गैप के बावजूद दोनों साथ काम करने को राजी हो गए। इस सवाल का जवाब छुपा है एक कहानी में, और यहीं से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में हम मारुति की जिंदगी देखते हैं। एक छोटा सा घर, जगह कम और लोग ज्यादा। उस वक्त मारुति के सिर्फ 5,000 फॉलोअर्स हुआ करते थे। मारुति के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वह बस रैप करना चाहता है और अपनी पहचान बनाना चाहता है। मौके अभी तक नहीं मिले, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि एक दिन उसकी कोई एक वीडियो उसकी किस्मत बदल देगी। वहीं दूसरी तरफ दिखती है मिस वैनिटी उर्फ अवनी। 2 मिलियन फॉलोअर्स, जबरदस्त पॉपुलैरिटी और एक लग्जरी लाइफस्टाइल। उसका एक लेवल है और एक स्टैंडर्ड है, और बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है। लेकिन कहा जाता है ना, जो बाहर से चमकता है जरूरी नहीं अंदर से भी वैसा ही हो। अवनी अंदर से पूरी तरह अकेली है। बचपन में ही उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब से उसने खुद को खामोशी के साथ जीना सिखा लिया। उसकी एक बहन है, लेकिन रिश्तों के बीच भी अब वो अपनापन नहीं बचा जो कभी हुआ करता था। और यहीं से शुरू होती है दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोगों की एक ऐसी कहानी, जहां आगे चलकर सिर्फ एक ही सवाल बचेगा, तू या मैं। अवनी की जिंदगी में अब उसके जीजाजी ही इकलौते रिश्तेदार बचे हैं। वही उसका परिवार है, वही उसका सहारा। बाहर से भले ही अवनी की दुनिया चमकती हुई दिखे, लेकिन अंदर से वह बहुत सीमित लोगों पर ही भरोसा करती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो मारुति है, जो दिन रात रील्स बनाने में जुटा रहता है। उसका सपना सिर्फ एक है, उसकी कोई एक वीडियो वायरल हो जाए। इसी उम्मीद में वह नए नए आइडियाज ढूंढता रहता है और लगातार अलग अलग तरह की वीडियो बनाता रहता है। इसी बीच एक दिन मारुति को पता चलता है कि एक बड़े कॉन्सर्ट का आयोजन होने वाला है, जहां कई रैपर्स को परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। हैरानी की बात यह होती है कि मारुति भी उन शॉर्ट लिस्टेड रैपर्स में शामिल होता है। यह खबर सुनकर वह बेहद खुश हो जाता है, लेकिन खुशी के साथ साथ उसके अंदर घबराहट भी होती है। वजह साफ थी, इतने बड़े मंच पर आज तक उसने कभी लाइव परफॉर्मेंस नहीं किया था, और कुछ ही दिनों में उसे सबके सामने रैप करना था। कॉन्सर्ट से पहले एक दिन मारुति अपने दोस्त के साथ एक आलीशान बंगले के सामने रील बना रहा होता है, लेकिन तभी वहां का वॉचमैन उसे मना कर देता है और कहता है कि यहाँ शूटिंग की इजाजत नहीं है। मारुति मानने वालों में से नहीं होता। वह किसी तरह अंदर चला जाता है और यहीं उसकी पहली मुलाकात अवनी से होती है। मारुति एक नज़र में समझ जाता है कि यह मिस वैनिटी है, वही कंटेंट क्रिएटर जिसके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उधर अवनी भी मारुति को देख लेती है और उसे एक हल्की सी स्माइल दे देती है। यह छोटा सा पल मारुति के लिए बहुत बड़ा बन जाता है। वह दिन भी आ जाता है जब मारुति को कंसर्ट में परफॉर्म करना होता है। स्टेज पर जाने से पहले उसका कॉन्फिडेंस काफी डगमगा रहा होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इस कॉन्सर्ट में अवनी भी मौजूद है और वहीं उसका परफॉर्मेंस देखने वाली है। बस यहीं से सब बदल जाता है। मारुति को अचानक कॉन्फिडेंस मिल जाता है और वह स्टेज पर जाकर ऐसा रैप करता है कि पूरा माहौल गर्मा जाता है। उसकी परफॉर्मेंस दमदार होती है और भीड़ उसे पसंद करने लगती है। परफॉर्म करते हुए मारुति देखता है कि अवनी भी उसकी परफॉर्मेंस को पूरी तरह से एंजॉय कर रही थी। यह देखकर उसे अंदर से बहुत अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस के बाद मारुति बाहर आता है। उसे पता है कि उसे बस एक सही मौके की जरूरत है अपनी वीडियो वायरल करने के लिए, और अगर किसी के साथ कोलैब करना है तो अवनी से बड़ा कंटेंट क्रिएटर उसे मिल ही नहीं सकता। मारुति दूर से ही अवनी को आवाज देता है और कोलैब करने की बात करता है, लेकिन अवनी साफ मना कर देती है कि वह अनजान लोगों के साथ काम नहीं करती। इतना कहकर वह अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ जाती है, लेकिन मारुति को पूरा यकीन होता है कि अवनी ने उसकी परफॉर्मेंस को पसंद किया था। इसी भरोसे के साथ वह अवनी की कार के पीछे पीछे जाता है और उससे मिलने की कोशिश करता है। यहीं से दोनों की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। यह सब देखकर अवनी को भी अच्छा लगता है। उसे एहसास होता है कि इस लड़के में सच में हिम्मत है। इस बार मारुति बिना किसी झिझक के सीधे अवनी से कह देता है, अगर तुम मुझे जानती नहीं हो तो चलो जान लेते हैं, उसके बाद कोलैब भी हो जाएगा। मारुति की इस बेबाकी से अवनी प्रभावित हो जाती है।
वह बिना ज्यादा सोचे उसकी बाइक के पीछे बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, चलो कोलैब करते हैं। इसके बाद दोनों एक बाइक राइड पर निकल जाते हैं। अवनी उस वक्त इंस्टाग्राम पर लाइव होती है, जिससे उसके लाखों फॉलोअर्स पहली बार मारुति को भी देख पाते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है। पहले कभी कभार मुलाकात होती थी, फिर मिलने की आदत बन जाती है और कुछ ही समय में दोनों रोज मिलने लगते हैं। अवनी को मारुति का साथ सुकून देता है। वैसे भी उसकी जिंदगी में लोग बहुत कम हैं, लेकिन जो हैं वो उसके बेहद करीब हैं। अब मारुति भी उसी खास लिस्ट में शामिल हो चुका होता है। दोनों साथ में काफी वक्त बिताते हैं और कब यह दोस्ती पसंद में बदल जाती है उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। मारुति एक छोटे से घर से आता है, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और वह एक साधारण परिवार से है। लेकिन इन सब बातों से अवनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए मारुति का अच्छा इंसान होना ही सबसे बड़ी बात है और यह बात वह अच्छी तरह से जानती है। समय के साथ दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। काफी वक्त गुजर चुका होता है और लोगों के बीच बातें भी होने लगती है कि आखिरकार ये दोनों सिर्फ दोस्त हैं या कुछ और। सच यह होता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और प्यार भी करने लगे हैं। फिर भी वे फिलहाल अपने रिश्ते को दुनिया के सामने लाना नहीं चाहते। लेकिन अवनी के घर में हालात अलग होते हैं। उसकी दीदी और जीजाजी को मारुति कुछ खास पसंद नहीं आता। उनके हिसाब से मारुति गरीब है और वह अवनी को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। यही सोच दोनों के बीच दूरी बढ़ाने लगती है। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब अवनी प्रेग्नेंट हो जाती है। यह बात उसकी दीदी और जीजाजी को पता चल जाती है। घर में हंगामा मच जाता है। अवनी को डांटा जाता है, उस पर सवाल उठाए जाते हैं। उसी वक्त मारुति उसे लेने के लिए वहां पहुंचता है। जब दोनों एक साथ बैठते हैं तो अवनी हिम्मत जुटाकर मारुति को सच बता देती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर मारुति पूरी तरह चौंक जाता है। वह घबरा जाता है क्योंकि इस तरह की जिम्मेदारी के लिए वह अभी तैयार नहीं था। अवनी उसे समझाने की कोशिश करती है। वह बताती है कि बचपन से ही उसने अपनों को खो दिया है और उसे हमेशा किसी ऐसे इंसान की जरूरत रही है जो उसका साथ दे। वह कहती है कि उसे अब भी भरोसा है कि मारुति उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर फैसला आगे की जिंदगी बदल सकता है। अवनी धीरे धीरे मारुति को अपने बचपन की सबसे डरावनी याद बताती है। वह कहती है कि एक बार वह अपने मम्मी पापा के साथ कार में घूमने निकली थी। उसके पापा गाड़ी चला रहे थे कि अचानक एक्सीडेंट हो गया। कार सीधा एक नदी में जा गिरी। अवनी उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन उसे तैरना आता था। वह किसी तरह कार से बाहर निकल आई। उसके पापा अंदर फंसे हुए थे और उसकी माँ उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हालात इतने खराब थे कि ना माँ अपने पति को बचा पाई और ना ही खुद बाहर निकल सकी। अवनी बताती है कि उसी दिन उसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। वह आज भी खुद को इस बात के लिए दोषी मानती है कि वह उन्हें बचा नहीं पाई। यह कहते कहते उसकी आंखें भर जाती हैं। मारुति उसे संभालता है और उसका हाथ थामकर कहता है कि जो भी फैसला वह लेगी वह हर हाल में उसके साथ रहेगा। फिर माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए वह कहता है कि अब उसका मूड बदलने का वक्त आ गया है। अवनी बताती है कि गोवा में उसका एक छोटा सा विला है जहां वह छुट्टियां बिताने जाया करती है। दोनों फैसला करते हैं कि कुछ दिन वहीं जाकर सब कुछ शांति से सोचेंगे, लेकिन यह सब इतना जल्दी जल्दी हो रहा होता है कि मारुति को ठीक से सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि वह इस बच्चे के लिए तैयार है या नहीं। वह अंदर ही अंदर बहुत कंफ्यूज होता है। अवनी की हालत भी कुछ अलग नहीं होती। आखिरकार दोनों गोवा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि उनके दिमाग में लगातार वही सवाल घूम रहे होते हैं। बाइक से सफ़र करते करते वे गोवा पहुंचते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी बाइक खराब हो जाती है। उसी वक्त वहां एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है और उनकी मदद करता है। वह दोनों को पास के एक होटल में रुकने की सलाह देता है। होटल लगभग खाली होता है और वहां एक अजीब सी खामोशी पसरी होती है। होटल के स्विमिंग पूल का पानी लीक हो रहा होता है, जिसकी वजह से पूल धीरे धीरे खाली हो रहा होता है। इधर अवनी स्विमिंग पूल में उतर जाती है। कानों में बड़े बड़े हेडफोन लगाए वह गाने सुन रही होती है और पूरी तरह रिलैक्स मोड में होती है। उसे आसपास की किसी भी आवाज़ का एहसास नहीं होता। वह खाना भी ऑर्डर कर चुकी होती है। कुछ ही देर में खाना देने वाला लड़का आ जाता है। वह अवनी को आवाज़ देता है, खाना रखता है और चला जाता है, लेकिन हेडफोन की वजह से अवनी को कुछ भी सुनाई नहीं देता। पास ही उसका छोटा सा डॉग भी बंधा हुआ था। उधर होटल में एक ही आदमी दिखाई देता है जो स्विमिंग पूल से लीक हो रहे पानी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक वहां एक विशाल मगरमच्छ आ जाता है।
और पलक झपकते ही उस आदमी पर हमला कर देता है। अगले ही पल वहां आदमी मगरमच्छ का शिकार बन चुका होता है और खतरा अब धीरे धीरे अवनी और मारुति की तरफ बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ जैसे ही डिलीवरी बॉय होटल से बाहर निकलता है, बाहर घात लगाए बेटा वही मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। पल भर में वह भी उसका शिकार बन जाता है। यहीं से उस खौफनाक आतंक की असली शुरुआत होती है। कुछ देर बाद अवनी को एहसास होता है कि किसी ने उसे आवाज दी थी। दरअसल होटल स्टाफ पहले ही बता चुका था कि स्विमिंग पूल में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, लेकिन अवनी और मारुति ने उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया था। जब अवनी दोबारा आंखें खोलती है तो वह देखती है कि पूल में पानी अब काफी कम रह गया है। तभी उसे यह सच्चाई समझ में आती है कि वह इस पूल में फंस चुकी है। पूल की दीवारें इतनी ऊंची होती है कि वहां से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन होता है। अवनी पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन होटल पूरी तरह सुनसान होता है। उसकी आवाज दूर तक नहीं पहुंच पाती। हालात को देखते हुए अवनी एक तरकीब लगाती है। जिस टेबल से उसका छोटा डॉग बंधा हुआ होता है, वहां तक पहुंचने के लिए वह अपने कपड़ों को जोड़कर एक तरह की रस्सी बनाती है। फिर हेडफोन फेंककर वह टेबल को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन यह कोशिश उल्टी पड़ जाती है। टेबल संतुलन खोकर सीधे अवनी के सिर पर गिर जाती है। वह बुरी तरह घायल हो जाती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। इसी दौरान मारुति भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वह अवनी को पूल के अंदर घायल हालत में देखता है, वह घबरा जाता है और तुरंत उसकी मदद करने लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पैर फिसल जाता है और वह भी पूल के अंदर गिर पड़ता है। अब हालात और भी खराब हो जाते हैं। अवनी और मारुति दोनों ही पूल में फंस चुके होते हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। दोनों जोर जोर से आवाज लगाते हैं, लेकिन पूल की गहराई और होटल की खामोशी के कारण उनकी चीखें बाहर तक नहीं पहुंच पाती। अवनी का मोबाइल पहले ही टूट चुका होता है और मारुति के फोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है। मदद मांगने पर कोई भी साधन नहीं बचता, लेकिन दोनों तय कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो, वे हार नहीं मानेंगे। मारुति दिमाग लगाता है और पूल के ड्रेनेज होल के पास जाकर नीचे झांकता है कि शायद वहां से निकलने का कोई रास्ता हो, लेकिन अंदर सिर्फ पानी ही पानी होता है। आगे जाना उसके लिए मुमकिन नहीं होता क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। निराश होकर मारुति वापस लौट आता है, लेकिन घबराहट में वह उस होल का ढक्कन बंद करना भूल जाता है और तभी उसी खुले होल के अंदर से एक विशाल मगरमच्छ बाहर निकल आता है। वह आकार में बेहद बड़ा और देखने में बेहद खतरनाक होता है। उसे देखते ही मारुति और अवनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उनके सामने सिर्फ एक ही सच्चाई होती है, यह लड़ाई अब जिंदगी और मौत की है। अचानक दोनों उस टेबल का कवर अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तभी उनकी नजर मगरमच्छ पर जाती है। वे गौर करते हैं कि वह एक ही जगह बिल्कुल स्थिर पड़ा हुआ है। देखने में ऐसा लगता है जैसे वह सो गया हो। ध्यान से देखने पर उन्हें यह भी समझ आता है कि मगरमच्छ ने वहीं अंडे दिए हुए हैं। काफी वक्त बीत चुका होता है और मगरमच्छ अब भी उसी पोजीशन में पड़ा रहता है। इस हालात में मारुति और अवनी जरा सी भी आवाज नहीं कर सकते। उन्हें डर होता है कि अगर आवाज निकली तो मगरमच्छ जाग जाएगा और सीधा उन पर हमला कर देगा। सिचुएशन हर पल और खतरनाक होती जा रही होती है। भूख लगने लगती है, आंखों में नींद भरने लगती है, लेकिन सोना भी खतरे से खाली नहीं होता। मजबूरी में दोनों एक फैसला लेते हैं, वे बारी बारी से सोएंगे। पहले 1 घंटा अवनी सोएगी, फिर 1 घंटा मारुति। इसी दौरान मारुति को एक डरावना सपना आता है। सपने में वह देखता है कि अवनी अजीब सी हरकतें कर रही है। तभी अचानक मगरमच्छ उसके पास आ जाता है और अवनी पर हमला कर देता है। यह दृश्य इतना भयानक होता है कि मारुति घबराकर झट से जाग जाता है। जागते ही मारुति अवनी से कहता है कि सोने से कोई हल नहीं निकलेगा। वह समझाता है कि उन्हें हर हाल में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा, क्योंकि यह मगरमच्छ ज्यादा देर तक नहीं सोएगा। कभी न कभी वह जागेगा, पूरे पूल में घूमेगा और उन्हें ढूंढ निकालेगा। इसी सोच के साथ मारुति ऊपर की तरफ देखता है और उसे पूल के ऊपर एक छोटा सा कांच का चैम्बर दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि अगर उस कांच को तोड़ा जाए तो शायद ऊपर जाने का रास्ता मिल सकता है। दोनों तुरंत इस प्लान पर काम करना शुरू करते हैं। अपनी मारुति के कंधे पर चढ़ जाती है और कांच के उस छोटे चैम्बर को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक मगरमच्छ हिलने लगता है, उसकी आंखें खुल जाती है और वह धीरे धीरे मारुति की तरफ बढ़ने लगता है।
हालात बेहद नाजुक हो जाते हैं इससे पहले कि मगरमच्छ मारुति तक पहुंच पाता, अवनी पूरी ताकत से कांच तोड़ देती है और वहीं लटक जाती है। उसी पल मारुति खुद को पीछे खींच लेता है, लेकिन खतरा टला नहीं है। मगरमच्छ अब अवनी को निशाना बनाने लगता है। यह देखकर मारुति दिमाग से काम लेता है। वह जानबूझकर मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि वह अवनी को छोड़कर उसकी तरफ आगे आए। अब मगरमच्छ मारुति पर हमला करने लगता है। दोनों के बीच एक छोटी लेकिन जानलेवा भिड़ंत होती है। मारुति पास पड़ी उसी टेबल को सहारे के तौर पर इस्तेमाल करता है और उसे धकेलते धकेलते मगरमच्छ को उस खुले होल की तरफ ले जाता है। गुस्से और जल्दबाजी में मगरमच्छ आगे बढ़ जाता है और धीरे धीरे उसी होल के अंदर फिसलने लगता है। आखिरकार पूरी ताकत के साथ वह होल के अंदर चला जाता है और कुछ पलों के लिए पूल में एक डरावनी खामोशी छा जाती है। ये लोग ढक्कन को मजबूती से बंद कर देते हैं। अब दोनों को लगने लगता है कि शायद खतरा टल गया है और वे सुरक्षित हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि अब वे किसी तरह बाहर निकल पाएंगे। वे फिर से मदद के लिए आवाज लगाते हैं, लेकिन इस बार भी उनकी पुकार कोई नहीं सुनता। तभी कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। मगरमच्छ अब पुल के ठीक ऊपर पहुंच चुका था, जहां अवनी का डॉग बंधा हुआ था। वह मगरमच्छ बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और अवनी घबराकर अपने डॉग को आवाज देती है। उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही पलों में मगरमच्छ उस डॉग पर झपट्टा मार देता है और उसे खा जाता है। यह मंजर देखकर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से पानी तेजी से भरने लगता है। हालात बिगड़ते देख मारुति अवनी से कहता है कि वह नीचे उतरे, क्योंकि अवनी को तैरना आता था। उसका मानना होता है कि अगर वह टनल के अंदर जाकर देखे तो शायद बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। अवनी हिम्मत जुटाकर टनल में जाती है। अंदर जाकर वह देखती है कि बाहर निकलने वाले रास्ते के पास ही एक लाश पड़ी हुई, जिससे साफ लग रहा था कि मगरमच्छ ने ही उसे मारा होगा। उसी लाश के पास एक मोबाइल फोन भी पड़ा हुआ था। बिना वक्त गवाए अवनी उसी मोबाइल से इंस्पेक्टर को कॉल करती है और पूरी स्थिति बताकर मदद मांगती है। कॉल मिलते ही इंस्पेक्टर तुरंत पुल के पास पहुंच जाता है। वह अपनी जीप से रस्सी बांधकर मारुति को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक मगरमच्छ इंस्पेक्टर पर हमला कर देता है और उसे भी अपना शिकार बना लेता है। रस्सी मगरमच्छ के गले में फंस जाती है, जिससे वह बुरी तरह तड़पने लगता है और जोर जोर से रस्सी खींचता है। मगरमच्छ की ताकत के आगे जीप संभल नहीं पाती और वह फिसलते हुए सीधे पूल में गिर जाती है। अब मगरमच्छ भी उसी पूल में मौजूद था। जीप का सहारा लेकर अवनी और मारुति ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। उसी जीप के अंदर पुलिस की एक बंदूक भी रखी होती है, जिसे अवनी निकाल लेती है। जब दोनों जीप के अंदर होते हैं तभी उन्हें एहसास होता है कि वहां एक नहीं बल्कि 2 मगरमच्छ मौजूद हैं। यह देखकर दोनों की हालत और भी खराब हो जाती है। उन्हीं में से एक मगरमच्छ जीप के अंदर घुसने की कोशिश करता है। खतरा देखते ही अवनी बंदूक से उस पर फायर कर देती है, लेकिन तभी एक और समस्या खड़ी हो जाती है। जीप से फ्यूल लीक होने लगता है और कुछ ही देर में जोरदार धमाका हो जाता है। इस धमाके में एक मगरमच्छ मारा जाता है। हालांकि राहत पूरी नहीं मिलती, क्योंकि एक मगरमच्छ अब भी उसी पूल के अंदर जिंदा मौजूद रहता है। वह मगरमच्छ अब भी उसी पूल में मौजूद था और किसी भी पल उन दोनों पर हमला कर सकता था। हालात को समझते हुए मारुति अवनी से कहता है कि सबसे बेहतर यही होगा कि वह अकेली निकल जाए। वह उसे समझाता है कि पोल के पास से एक टनल जाती है। उसी टनल के रास्ते वह तैरकर आसानी से बाहर निकल सकती है। मारुति यह भी कहता है कि उसे स्विमिंग नहीं आती, इसलिए वह खुद नहीं जा पाएगा। ऐसे में अवनी को अपनी जान बचाकर निकल जाना चाहिए, लेकिन अवनी यह सुनकर साफ मना कर देती है। वह भावुक होकर कहती है कि उससे जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। जब वह अपने मम्मी पापा को नहीं बचा पाई थी, उस दर्द को वह आज तक नहीं भूल पाई है। लेकिन इस बार वह कोई गलती नहीं करेगी। वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह मारुति को हर हाल में बचाएगी। इसके बाद अवनी मारुति को सहारा देकर उसी टनल के रास्ते बाहर ले जाने की कोशिश करती है। मारुति को तैरना नहीं आता था, फिर भी वह पूरी ताकत से हाथ पैर मारता है और अवनी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसी दौरान मारुति को काफी संघर्ष करना पड़ता है। बाहर निकलते वक्त टनल के अंदर उसका पैर फंस जाता है और कुछ ही पलों में उसकी सांसें भी थमने लगती है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि लगता है जैसे मारुति अब यही दम तोड़ देगा, लेकिन अवनी हार नहीं मानती। वह पूरी ताकत और हिम्मत लगाकर वह मारुति का पैर निकालती है
और किसी तरह उसे खींचकर टनल से बाहर ले आती है। आखिरकार दोनों सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही मारुति भावुक होकर अवनी से कहता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। जिंदगी में वह जो भी फैसला लेगी, वह हर फैसले में उसका साथ देगा। वह यह भी कहता है कि इस बच्चे को दुनिया में लाना है या नहीं, यह पूरी तरह से अवनी का फैसला होगा और वही फैसला उसका भी माना जाएगा। इसी भावनात्मक मोड़ पर यह फिल्म यही समाप्त होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।